हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडगो क्लासेस। दोस्तों गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आज फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ ये नया एक वीडियो लेकर। दोस्तों जो आगामी टीआरई 4 है उसमें जो क्वेश्चंस लिटरेचर का देखने को मिलेगा, ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि जो बीपीएससी का स्पेशली बीपीएससी का जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेटर है, कहीं ना कहीं उसका जो मेंटल लेवल है, उसकी जो टेक्निक है, वो क्या सोच रहा है, वो कैसे क्वेश्चंस को सेट कर रहा है। इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद पता चला कि आखिर वो क्वेश्चंस कहाँ से लेता है, किस तरीके से क्वेश्चन को सेट करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ इंग्लिश लिटरेचर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा टीआरई 4 के लिए, और साथ ही साथ आपके जो जे टेट यानी झारखंड टेट होने जा रहा है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप झारखंड से व्यूअर हैं तो इस जो भी जे टेट भर रहे हैं उनके लिए काफ़ी स्पेशल ये वीडियो रहेगी। स्टेट जो स्टेट होती है हमारे बिहार में, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। केवीएस एंड अदर टीचिंग एग्जामिनेशन, शायद नेट, जेआरएफ, इस सब के लिए क्वेश्चन जनरली जो इस बार देखने को मिला है टीआरई 3 में और टीआरई सेकेंड में तो उतनी लेवल नहीं थी, लेकिन 3 में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस, काफ़ी मास्टरपीस क्वेश्चंस रही है। और वो कहीं ना कहीं नेट और अदर स्टेट्स की जो टीचिंग एग्जाम्स होती है उन सारे से क्वेश्चंस ली गई थी। तो इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए मैं वीडियो बनाया हूँ और उसी को डिस्क्राइब किया हूँ, एनालिसिस किया हूँ हर क्वेश्चंस को। आपको बने रहना होगा मेरे साथ। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आखिर नेक्स्ट जो है उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि Which of the following explain exploratory research? Exploratory research क्या होता है? इसमें बता रहा है कि exploratory research क्या होता है। The options given, okay, the causes of political phenomena, the causes of social and economic phenomena, the causes of an educational and phenomena, okay, educational phenomena, the causes of a cultural phenomena। दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है, तो आपको बताना है कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है। एक्सप्लोर करना, ओके, कुछ नया नया चीजों को एक्सप्लोर करना, ओके, डिस्कवर करना, तो उन सारे रिसर्च को हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसमें कैसे चीजों को हम समझेंगे, इसका डिस्कशन भी देखेंगे। लेकिन पहले इसका ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं। ऑप्शन जो होगा इसका दोस्तों, द काउजेज ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल फेनोमिना, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। द काउजेज ये कैसे है, सोशल एंड इकोनॉमिक फेनोमिना को कैसे रिसर्च करता है दोस्तों, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। आप ये देखेंगे स्क्रीन पर, ये फोटो है, ठीक है। तो पहला जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है पहले डिफाइन करता है, प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में जो भी रिसर्चर होते हैं वो प्रॉब्लम्स को डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स को कंडक्ट करते हैं, प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस थिंकिंग, दे आर बियॉन्ड द लेवल हाइपोथेटिकल थिंकिंग, ओके। तो ये जो कंडक्ट जो आपका जो रिसर्च है, प्रॉब्लम को डिफाइन करना, प्रॉब्लम को कंडक्ट करना, फिर फॉर्मुलेट करना, उसके बाद डेटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर जो कलेक्ट किए हुए डेटा होता है ना उसको एनालाइज किया जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ड्रॉ कंक्लूजन, यानी जो कंक्लूड क्या होगा, कंसिक्वेंस क्या होगा, इन सारे चीजों को भी डिस्कस की जाती है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम इसको और थोड़ा और अच्छे डिटेल्स समझते हैं दोस्तों। जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है वो स्पेशली जो डिजाइन की जाती है इंफॉर्मेशन यानी टॉपिक इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट बेटर पोटेंशियल डेवलप, यानी हमारे जो हाइपोथेसिस आइडियाज होती है, ओके, हाइपोथेसिस या आइडियाज होती है उसकी पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आपको कह सकते हैं रिसर्च की जाती है। ये जो है ये जो रिसर्च है दोस्तों प्रीलिमिनरी स्टेज है, ओके, प्राइमरी स्टेज है रिसर्च का। और इसको मतलब कह सकते हैं कि डेप्थ स्टडी करने से पहले इस रिसर्च को रिसर्च की जाती है, ओके, डेप्थ स्टडी से पहले इस रिसर्च को की जाती है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होती है दोस्तों वो एक्सप्लोर करता है डिफरेंट फैक्टर्स को, ओके, वेरिएबल एंड फैक्टर्स, जो फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, जो रिलेशनशिप होते हैं, जो कंट्रीब्यूट करता है अलग अलग फिनोमिना में। जैसे कि अगर हम बात करें तो इनकम इनइक्वालिटी की बात करती है, ओके,
रिसर्च गैदर डेटा, बहुत सारे डेटा जैसे इनकम इनक्वालिटी से रिलेटेड जो भी डेटा होगा उसको गैदर करेगा, कलेक्ट करेगा, ओके, बॉदर करेगा। जो सोसाइटिकल्स में जो डेटा होता है उसकी बात हो रही है। इकोनॉमिक फैक्टर, कैसे हमारे सोसाइटी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, एजुकेशनल लेवल्स को रिसर्च करेगा। तो ये जो सोसाइटी में एजुकेशन, इकोनॉमिक, ओके, सोशल फिनोमिना, इन सारे डेटा को गैदर किया जाता है, ओके। और साथ ही साथ हमारे सोसाइटी में हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यू भी, हेल्थ से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है उन सारे चीज़ों को भी, उन डेटा को रिसर्च की जाती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में, ठीक है। ये जो रिसर्च होता है इसको वाइड रेंज में अप्लाइड की जाती है दोस्तों। किस रेंज में? वाइड रेंज में, ओके। और टॉपिक इन ऑर्डर टू गेन द डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेट न्यू इंसाइट, ओके। तो इन सारे चीज़ों को हम टॉपिक को मतलब हम रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, ओके। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को मूव करते हैं। ये आपको होप समझ में आ गया। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी जो एक्सप्लोर किया जाता है न्यू डेटा को, और जो सोसाइटी में इकोनॉमिकल डेटा को कलेक्ट की जाती है। डेप्थ नॉलेज को गेन करने से पहले ये रिसर्च की जाती है कि आपके सोसाइटी में क्या क्या चल क्या रहा है, ठीक है। जैसे कि इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा है, सोशल कंडीशन कैसा है, उसके बाद या फिर आप कह सकते हैं हेल्थ सिस्टम कैसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या क्या है, इन सारे चीज़ों को, ठीक है। चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप दोस्तों, हु एम्प्लॉयड अ टेक्निक अ पोएटिकल प्रोज इन हिज वर्क कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। दोस्तों काफी ज्यादा फेमस रहा है, इसमें प्रोज और कह सकते हैं प्रोज और पोएम का मिक्सअप रहा है, ओके। और ये मिक्सअप करके ये लिखी गई थी। तो बताइए इंग्लिश ओपियम ईटर जो है, कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप मुझे बताएंगे किसके द्वारा लिखी गई है। चलिए ये आपका जो है वर्क कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, ठीक है। ये एक टेक्निक है, पोएटिकल प्रोज है। पोएटिकल प्रोज कह रहे हैं, प्रोज और पोम को मिलाकर ये बनाई गई है, ठीक है। तो किसके द्वारा लिखी गई थी बताइए? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, थॉमस डे क्वेंसी। थॉमस डे क्वेंसी इज द करेक्ट आंसर, ओके, थॉमस डे क्वेंसी। चलिए इसको डिटेल में भी समझ लेते हैं क्या है ये। चलिए तो ये सबसे पहले जो पब्लिश की गई थी, सबसे पहले ये पब्लिश की गई थी आपका ओपियम थॉमस डे क्वेंसी के द्वारा, ठीक है। ये 1821 में, कब की गई थी? 1821 में, ठीक है। और ये ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों, डी क्वेंसी की ऑटोबायोग्राफी है। ये ओपियम की एडिक्शन के बारे में लिखते हैं और साथ ही साथ ये भी बताते हैं डी क्वेंसी कि उसकी अफेक्ट क्या होता है शरीर पर। नॉट उन्होंने पॉजिटिव वे में भी बताया, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वे में बताया, ठीक है। इनकी जो राइटिंग स्टाइल इसमें देखने को मिलता है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं अलग अलग विविड लैंग्वेज को देखने को मिलता है। इमेजरी, बहुत सारे रिच इमेजरी देखने को मिलता है, और कह सकते हैं इमोशनल ऑनेस्टी देखने को मिलता है। तो ये बहुत सारे, बहुत ज़्यादा ही मतलब काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं एक यूनिक स्टाइल रहा है क्वेंसी की, है ना। ये जो आप कह सकते हैं मोर ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ प्रोज राइटिंग व्हाट डे क्वेंसी हिमसेल्फ रेफर टू एज पोएटिकल प्रोज। तो इस तरीके से चीज़ें हम लोग समझ सकते हैं। चलिए तो डे क्वेंसी की इसमें मिक्सअप है, प्रोज और पोएट्री का मिक्सअप है, ये राइटिंग है, काफ़ी फेमस रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है कि हु पेन्ड द नोवेल अ फ्यू ग्रीन लिप्स। अ फ्यू ग्रीन लिप्स किसके द्वारा लिखी गई है? ओके, केट पुलिंगर, मैरियो पूजो, बारबारा पैम या एलन प्लेटर। आप मुझे बताएंगे क्या होगा आंसर। दोस्तों ये पिक्चर अगर आपको पता होगा तो ऑब्वियस है कि आप ये जान रहे होंगे, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों, ऑप्शन सी, बारबारा पैम। बारबारा पैम, इनके बारे में, इनकी राइटिंग के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। क्या है ये, ठीक है, समझते हैं। ये जो पब्लिश्ड हुई थी, ठीक है, जो बारबारा पैम एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट है, और ये कह सकते हैं कि जो ये पब्लिश्ड हुआ था आपका फ्यू ग्रीन लिप्स, जो पब्लिश्ड हुआ था फ्यू ग्रीन लिप्स, ये आपका 1980 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1980 में। तो 1980 में ये पब्लिश किया गया था।
और ये इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं। इनको मतलब इनको हर विटी, दया और इंसाइटफुल पोर्ट्रेयल के लिए जाना जाता है। ब्रिटिश मिडिल क्लास में काफ़ी ज़्यादा फेमस रही थी, ठीक है। और पेम जो है लगभग 13 नॉवेल्स, मतलब अपने लाइफ, जो उनकी लाइफ जीवन काल जो राइटिंग का एरा रहा है उनकी कैरियर की, तो उस कैरियर में उन्होंने 13 मतलब 13 नॉवेल्स इन्होंने लिखा है। इनकी जो कैरियर स्पैनिंग जो टाइम रहा वो 1930 से लेके 1970 यानी 40 साल तक, 40 ईयर्स, इन्होंने 40 ईयर्स तक अपने कैरियर को क्या क्या राइटिंग कैरियर में बिताया दोस्तों। हर राइटिंग स्टाइल इज ऑफन डिस्क्राइब सटायरिकल को दिखाता है, ह्यूमरस को दिखाता है, हास्य को दिखाता है। सटायरिकल मतलब एक कह सकते हैं तकलीफ, दुख, ओके। और फोकस ऑन द मुंडेन मतलब बोरिंग लाइफ, जो हमारे एवरीडे जो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ होती है, हमारे जो डेली लाइफ होती है, उस लाइफ में जो मुंडेन, एक वर्ड मुंडेन करके यूज किया गया। स्त्री 2 की जो अभी सेकेंड मूवी आई है उसमें ए मुंडे करके यूज किया। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने वो मुंडे का मतलब एक प्रैंक किया गया, मतलब कह सकते हैं प्रैंक चिढ़ाया गया उसे, ओके। मुंडेन मतलब बोरिंग लाइफ, जो हमारा जो बोरिंग लाइफ होती है, हमारी जो लाइफ होती है सोसाइटी में, उन सारे चीज बोरिंग लाइफ कह नहीं सकते कि सबका लाइफ बोरिंग होता है, कुछ लोगों का बोरिंग लाइफ होती है, तो उन सारी चीजों को लेकर हम कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी देखिए स्क्रीन पर ये हमारे रहे, कौन रहे भाई? व्हेन डिड अरुण कोलकर पब्लिश्ड इन मास्टरपीस जेजूरी। वाओ, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंडियन राइटर है, अरुण कोलाटकर, ओके। अरुण कोलाटकर जो हैं, इनकी एक मास्टरपीस जो रही है राइटिंग, वो जेजूरी रही है, ओके। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चंस कि कब पब्लिश की गई थी, तो आप मुझे बताएंगे कब पब्लिश की गई थी। चलिए आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा मैं बता दे रहा हूँ 1976 में ये पब्लिश की गई थी जेजूरी। काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा अरुण कोलाटकर का ये बुक, ओके। तो देखते हैं इनके बारे में, कुछ समझ लेते हैं, ठीक है। 1976 याद रखेंगे पब्लिश डेट। जैसे ही पब्लिश हुआ था इनको कॉमनवेल्थ प्राइज भी मिला था। कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज एक होती है दोस्तों, 1977 में इनको दिया गया था, ठीक है। ये अरुण कोलाटकर जो है ये इंग्लिश और मराठी राइटिंग में लिखते रह रहे हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इनकी जो राइटिंग स्किल देखने को मिलता है वो इंग्लिश और मराठी रहा है। इनकी जो 1976 में ये पब्लिश हुआ था जेजूरी, जो मास्टरपीस रहा है, और 77 में इनको कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज मिला था। अब बात ये निकल कर सामने आता है दोस्तों कि जेजूरी किस टॉपिक को लेकर, किस सब्जेक्ट को लेकर लिखी गई थी। तो दोस्तों जेजूरी जो है एक ट्रैवल लॉग है, ठीक है। ये क्रोनोक्लिंग लोटाकर्स विजिट, ओके, जगह का नाम है। एक टेम्पल है टाउन ऑफ जेजूरी, ओके, जो महाराष्ट्र में है। ये जो बुक है 3 पार्ट में डिवाइड की गई है, 3 सेक्शन में डिवाइड की गई है ना। और हर सेक्शन में अलग अलग मतलब डिफरेंट कंटेनिंग मिलेगा आपको पोएम्स का स्टाइल। द फर्स्ट जो सेक्शन है दोस्तों वो वाटर करके टाइटल है, दूसरा जो सेक्शन है स्टोन करके टाइटल है, थर्ड जो सेक्शन है कल्प वृक्ष करके टाइटल है। तो वाटर का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस बुक, अरुण कोलाटकर ने इस बारे में बताया कि जो टाइटल वाटर करके इन्होंने फर्स्ट सेक्शन को पब्लिश किया बुक को, द रिचुअल्स एंड द बिलीफ एसोसिएट विथ वाटर इन जेजूरी। जो जेजूरी टेम्पल है उसमें जो वाटर है, जो उसकी बिलीफ है, उसके बारे में बताया। स्टोन, वहाँ का जो स्टोन्स, लॉर्ड खांडोवा की अगर हम बात करें, लॉर्ड खांडोवा, ये लॉर्ड लिखा हुआ है, लॉर्ड खांडोवा, ये लॉर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, LORD, लॉर्ड खांडोवा। जो टेम्पल्स है उस स्टोन्स की, उसकी प्रीसियस, उसकी इंपॉर्टेंसी के बारे में डिस्कस की गई है, आप पढ़ेंगे। ज़्यादा डिस्कशन के लिए आप पढ़ सकते हैं, ओके, जेजूरी बुक पढ़ सकते हैं। द सेक्शन टाइटल, द थर्ड जो सेक्शन रहा है, द थर्ड सेक्शन रहा है, यहाँ पर थर्ड छूट गया दोस्तों। द थर्ड सेक्शन जो रहा है कल्प्स ब्रिक्स करके, ये जो मेनी लेयर्स ऑफ मीनिंग बिहाइंड यहाँ होगा, ओके, ये आप कट करके बिहाइंड कर देंगे। बिहाइंड द सीक्रेट बट जो बट
वट ट्री जो होता है उसके बारे में, जो विश फुलफिलिंग ट्री इन द टेम्पल, जो टेम्पल में जो बट ट्री है वो विश को फुलफिल करता है, इसके बारे में इन्होंने इसमें बताइए। ट्रैवल लॉग याद रखेंगे, जेजुरी इज अ ट्रैवल लॉग। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जेजुरी कब पब्लिश हुई थी, तो 1976 में पब्लिश हुई थी। इसके लेकर अरुण कोलापकर को कब कॉमनवेल्थ प्राइज मिला, तो 1977 में मिला। ओके, कितने पार्ट में डिवाइडेड है, तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो सेक्शन है वाटर टाइटल से पब्लिश किया गया, सेकेंड टाइटल स्टोन एंड थर्ड टाइटल जो है कल्च ब्रिक्स को लेकर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु इज द नरेटर ऑफ द पोम फिलिप स्पैरो। ओके, फिलिप स्पैरो, तो फिलिप स्पैरो किसकी है? ओके, तो इसकी जो आंसर होगा आपके स्क्रीन पर, डेम ऑफ मार्गरी। यस, डेम ऑफ मार्गरी इसकी करेक्ट आंसर है, ठीक है, डेम ऑफ मार्गरी। ये बीपीएससी में पूछी गई क्वेश्चन है, ठीक है। आप बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर आप निकालेंगे 11th 12th TRE 2 का, तो उसमें ये पूछी गई है डेम ऑफ मार्गरी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ प्रोसोपोपिया। ओके, प्रोसोपोपिया, तो प्रोसोपोपिया का अल्टरनेटिव टाइटल क्या रहा था, ये भी क्वेश्चन पूछी गई है दोस्तों। बीपीएससी TRE आपकी सेकेंड में ये पूछी गई थी क्वेश्चंस, और ये इसका आंसर जो होगा मदर हर्ब टेल, मदर हर्ब टेल करके होगा, ठीक है। ओके, एडवर्ड स्पेंसर की फेरी क्वीन है, स्पेंसर फेरी क्वीन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सर जॉन फैलेस्टैफ। सर जॉन फैलेस्टैफ इज अ कैरेक्टर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्ले। ओके, तो सर जॉन जो फैलेस्टैफ है, ये कैरेक्टर जो है इसमें से किस प्ले में मेंशन है, तो हेनरी फोर्थ है दोस्तों। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी सेकंड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका स्क्रीन पर आ 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज लेबल्ड एज अ डोमेस्टिक ट्रेजेडी। दोस्तों ये काफी ज्यादा फेमस और पूछी हुई क्वेश्चन है, और आने वाले डेट में पूछा भी जा सकता है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सी जो है जो डोमेस्टिक ट्रेजेडी लिखने के लिए फेमस है, वो कौन से राइटर हैं दोस्तों, उनका नाम बताइए। तो डोमेस्टिक ट्रेजेडी की अगर हम बात करें तो जॉर्ज बार्नवेल। ओके, जॉर्ज बार्नवेल करके ये आपका डोमेस्टिक ट्रेजेडी होता क्या है दोस्तों, जो डे टू डे लाइफ होती है एक कॉमन पीपल्स की, उसके बारे में लिखा जाता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया जाता है, वो पीपल्स की जो हर चीज के बारे में, ठीक है। तो बाकी जो ऑप्शन है दोस्तों, कैटो, द डचेज ऑफ मल्पी एंड ड्रैगन ऑफ वेंटले, ये पावर को, पॉलिटिक्स को शो कर रहा है। लेकिन बाकी ये जो जॉर्ज बार्नवेल जो है, ये आपके हैं ये मतलब एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी के लिए जाने जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं। डोमेस्टिक ट्रेजेडी जो है जॉनर ऑफ ड्रामा ऑफ फोकस, ये मेनली जो फोकस करता है ऑन द ट्रेजेडी इवेंट एंड डाउनफॉल ऑफ कॉमन, ओके, डाउनफॉल ऑफ कॉमन पीपल, ऑर्डिनरी पर्सन या फैमिली, ओके, उसकी कैसे पतन होती है, इन सारे चीज़ों को इसमें दिखाया जाता है, इसमें लिखी जाती है। जो एवरीडे स्ट्रगल्स होती है लाइफ की, कॉन्फ्लिक्ट जो होता है एक कॉमन इंसान की, कॉमन फैमिली का, इमोशंस ऑफ कॉमन पीपल्स की जो होती है, उन सारी चीज़ों को भी एक्सप्लेन किया जाता है। जॉर्ज बार्नवेल जो है, इनको ये द लंदन मर्चेंट करके, also known as the लंदन मर्चेंट, इनको लंदन मर्चेंट भी कहा जाता है। रिटन बाय इज अ प्ले, ओके सॉरी, इनको द लंदन मर्चेंट करके भी इन्होंने लिखा है, प्ले रिटन बाय थॉमस हेवुड। सॉरी वंस अगेन, जॉर्ज बार्नवेल also known as द लंदन मर्चेंट, इनको लंदन मर्चेंट भी कहा जाता है। और एक ये जो लंदन मर्चेंट है, ये थॉमस हेवुड के द्वारा लिखी गई है, ओके, 1607 में। ये जो कह सकते हैं कि जॉर्ज बार्नवेल पर द लंदन मर्चेंट, मतलब स्पेशली इनको लंदन मर्चेंट कहा जाता है, इसी टाइटल से थॉमस हेवुड ने 1607 में ये लिखा है, ठीक है। कंसिडर टू बी द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ डोमेस्टिक ट्रेजेडी, और ये एग्जाम्पल पेश करता है डोमेस्टिक ट्रेजेडी का इंग्लिश लिटरेचर में। द ड्रैगन ऑफ विंटली की अगर हम बात करें, बाकी जो 3 ऑप्शन था, ये थॉमस डेकर के द्वारा लिखे गए, ओके, थॉमस डेकर ने आपका द ड्रैगन ऑफ विंटले लिखा,
द ड्रैगन ऑफ विंटले किसके द्वारा लिखी गई? थॉमस डेकर। ओके, कब लिखी गई? 1604 में। कैटो, काटो जो है ये आपका जोसेफ एडिसन ने लिखा। काटो जो जोसेफ एडिसन ने लिखा। कब लिखा? 1713 में। ओके, अगर हम बात करें आगे तो द डचेज ऑफ मल्फी काफी फेमस है, पढ़ना भी था, है ना। द डचेज ऑफ मल्फी जो है जॉन वेबस्टर की द्वारा लिखी गई है 1612 और 13 में। ओके, डचेज ऑफ मल्फी, जॉन वेबस्टर। ओके, ये तीनों जो प्ले है, ड्रैगन ऑफ वेंटले, ओके, कैटो और डचेज ऑफ मल्फी, ये तीनों जो प्ले है कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स को, पावर को शो आउट करता है। अब बाकी जो है वो जो जॉर्ज बार्नवेल ने जो लिखा है वो कहीं ना कहीं आपका डोमेस्टिक ट्रेजेडी को शो करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा। ऑफ द 154 सोनेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, द फर्स्ट 126 एड्रेस्ड। तो आप मुझे बताएंगे, आपको पढ़ा हुआ है, टोटल 154 सोनेट लिखी गई है। टोटल 154 सोनेट लिखी गई है, जिसमें 152 और +2 इस तरीके से है। तो 126 जो सोनेट है वो आपका एड्रेस करता है फेयर यूथ को, फेयर यूथ को करता है एड्रेस, उनके उस पर लिखा गया। और बाकी जो 27 जो बच गया वो आपका वो कितना बच गया जी? 154 माइनस 126, 8 और 2, हाँ 28। लेकिन 27 इसमें एक दो जो है आपका वो कहीं ना कहीं दो और अलग तरीके से लिखी गई थी। तो बाकी जो 27 जो है वो डार्क लेडी पर लिखी गई है, डार्क लेडी। ओके, डार्क लेडी पर लिखी गई है। ठीक है, डार्क लेडी पर लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, यानी 126 आपका फेयर यूथ पर लिखा गया। ठीक है, 154 सोनेट है, टोटल 154 सोनेट है। ओके, उसमें से विलियम शेक्सपियर का लिखी गई है। और आपको मालूम होना चाहिए कि शेक्सपियरियन सोनेट, सोनेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक सोनेट जो है आपका है पहला पेट्रार्कियन सोनेट, ठीक है, शेक्सपियरियन सोनेट और एक स्पेंसर सोनेट। 3 स्टाइल है सोनेट लिखने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच थिएटर वाज द स्पेंसर ट्रेजेडी और हिरोनिमो इज मैड अगेन प्रेजेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका आंसर, ये पूछी हुई क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, ये सब दोनों पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा रोज, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोज। ठीक है, तो किस थिएटर में पूछ रहा है कि विच थिएटर, व्हाट इज द नेम ऑफ थिएटर, तो यू कैन से दैट रोज इज योर आंसर। ओके, सो फाइनली आई होप ये वीडियो यहीं पर मैं स्टॉप करता हूँ। आपको ये कैसा लगा? 10 क्वेश्चंस आपके, आप मुझे कमेंट करके बताएं। पूरा वीडियो आप देखिए, कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट ऑन इन माई बॉक्स, इसके लिए आप फ्रीडम है। और दोस्तों यहाँ पर आपको जो टैगलाइन है एडुको क्लासेस का, द की ऑफ फ्रीडम, मतलब आपको आज़ादी है पढ़ने का, लिखने का, सब कुछ का। तो मेरे चैनल पर आइए और आज़ादी के साथ पढ़िए। जय हिंद दोस्तों, खुश मिजाज रहिए और देखते रहिए एडुको क्लासेस को। जय हिंद दोस्तों।